एक आदमी को कन्फ्रंट किया और उस पर टीचर को स्टैब करने का इल्जाम लगाया। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि हर स्टूडेंट का फोन ले लो, उन सबकी तलाशी लो और फिर सदर्न पुलिस स्टेशन में टीम लीडर पाक चोंग सिक के हवाले कर दो। कोल्डली उसने कहा कि सजा 2 साल और 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी, और डर के मारे उन्होंने उसकी बात मान ली। फिर जोंगचन और उसके आदमी डॉयल के पास वापस निकल पड़े। डॉयल ने पिटे हुए यंग बम का मजाक उड़ाया और उसे कहा कि अगर वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर नहीं रहना चाहता तो अपना रिहैब ठीक से करे। यंग बम जिद में हंस पड़ा, जिसने डॉयल को इतना अनॉय कर दिया कि उसने उसकी कलाई तोड़ने की थ्रेट दे दी। जमीन पर पड़े हुए यंग बम ने किम डॉयल को वार्न किया कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की मुसीबत में फंसा है, और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि उनका लीडर कितना डेंजरस है। डॉयल ने इसे इग्नोर कर दिया और बस ये पूछा कि क्या लीडर बासी चियोल है। यंग बम जिद पर अड़ा रहा कि डॉयल इस वजह से मरने वाला है, पर डॉयल ने उसे बकवास बोलकर टाल दिया और दोबारा पूछा कि बैसी चियोल कहाँ है। ठीक तभी किसी नए बंदे ने डॉयल का नाम पुकारा और उस पर किक मारी। ये पाक जिनवू था, स्कूल का नंबर 3, पूछते हुए कि क्या डॉयल ही वो था जिसने उसके दोस्त की ट्रेनिंग बर्बाद की थी। डोंग जी यू खौफ के साथ देख रहा था। बेशक डॉयल के सर पर एक डेडली किक लगी थी, पर डॉयल ने उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया था। फिर उसने इस नए बंदे से वही चीज पूछी, क्या तुम बैसी चियोल हो? जिनवू ने हाँ कहा और डोंग जी यू तुरंत चिल्ला पड़ा कि वो साफ झूठ बोल रहा है। स्टोरी एक बारिश वाली रात में बुसान की तरफ कट होती है। 3 आदमी खून से लथपथ और टॉर्चर के निशानों के साथ उल्टे लटके हुए थे। उनमें से एक कोंगचा था, नेशनल यूनियन ग्रुप का नंबर 4। किसी ने उनके लीडर को फोन पकड़ाया और लाइन पर एक आवाज ने पूछा कि ये किसने किया। जवाब था किम डॉयल। वो कॉलर बैसी चियोल था, 12 नेशंस का लीडर। स्कूल की तरफ वापस आते हैं। डॉयल ने क्लीनिंग सप्लाईज पकड़ी और जिनवू की आंखों में ग्लास क्लीनर स्प्रे करके उस पर अटैक कर दिया। जिनवू ने जोर से स्विंग किया, पर डॉयल ने आसानी से डॉज किया और एक क्लीनिंग रैग उसके चेहरे पर दे मारा। जिनवू के आदमी शॉक में घूरते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनके पावर हाउस लीडर को जैनेटर के टूल से पीट रहा था। जिनवू चिल्लाया कि डॉयल एक कावर्ड है जो इतनी डर्टी फाइट कर रहा है। डॉयल ने जिनवू का एक और ह्यूज पंच डॉज किया और वो पंच एक मेटल लॉकर को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जिनवू ने उसकी तुलना एक ऐसी मक्खी से की जो एक जगह टिकती नहीं, फिर भी उसको पूरा यकीन था कि एक सॉलिड हिट डॉयल का किस्सा खत्म कर देगी। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, पाक जिनवू समझने की कोशिश कर रहा था कि डॉयल आखिर कौन सा अजीब सा वेपन उसके खिलाफ यूज कर रहा है। स्ट्रेंजर के इस मैसी स्टाइल ने जिनवू को और ज्यादा पागल कर दिया। उसने डॉयल को एक फकिंग मस्कीटो बुलाकर गाली दी और उसको क्रश करके मार डालने की कसम खाई। डॉयल ने एक चेयर को शील्ड की तरह पकड़ा और दोबारा जिनवू के चेहरे पर क्लीनर स्प्रे कर दिया। जिनवू चीखा जब वो क्लीनर उसकी नाक में जलने लगा। डॉयल ने इस ओपनिंग का फायदा उठाया और उसके सर पर जोरदार हिट की। फ्यूरियस होकर जिनवू ने उसे कायरों का राजा बुलाया और कसम खाई कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपनी बॉडी बनाने के लिए जितना भी प्रोटीन यूज किया था उसके बारे में शेखी बघारी, ये कहते हुए कि ऐसी चीप ट्रिक उसे नीचे नहीं गिरा पाएगी, और डिमांड की कि क्या डॉयल को लगता है कि वो कोई आसान शिकार है। डॉयल ने जवाब देने के बजाय अपनी शर्ट जिनवू के चेहरे पर फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट किया, फिर एक किक से उसके चेहरे पर ब्लास्ट कर दिया। जिनवू जमीन पर गिर पड़ा। भयानक दर्द होने के बावजूद उसने उठने की कोशिश की और डॉयल को गालियां देता रहा। फिर उसने ऊपर देखा और डॉयल को सीधा उसकी तरफ चार्ज करते हुए देखा। डॉयल ने जिनवू के चेहरे पर एक और शर्ट फेंकी और उसे बिना किसी रहम के बुरी तरह पीट दिया। जिनवू के फॉलोअर्स बस खड़े देख सकते थे, पूरी तरह शॉक्ड और डरे हुए। जब फाइट खत्म हुई, डॉयल वहां शांति से खड़ा रहा और बोला एक्ट 1 खत्म हुआ, जिससे जिनवू के आदमी कंफ्यूज हो गए। फिर वो उनके पास गया और बोला कि उन्होंने बैसी चियोल को पकड़ लिया है। जिनवू के फॉलोअर्स खौफजदा थे। उन्होंने अपने लीडर को कभी किसी कैप्टन के आगे इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। इस बीच डोंग जी यू लगातार चिल्ला रहा था कि जमीन पर गिरा हुआ आदमी बैसी चियोल नहीं था, जबकि डॉयल डोंग जी यू से कैश में 500,000 वॉन की डिमांड कर रहा था और किसी भी बैंक ट्रांसफर के लिए मना कर दिया। डोंग जी यू की प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए डॉयल ने कहा कि जिनवू ने बैसी चियोल होने का दावा किया था, इसलिए पैसे तो बनते हैं। फिर उसने अपना वेपन उठाया और वहां से निकल गया। जिनवू के फॉलोअर्स में हिलने की हिम्मत नहीं थी, इस डर से कि कहीं डॉयल वापस ना आ जाए। कुछ घंटों बाद जोंगचान और उसका ग्रुप स्कूल वापस लौटा और उसने अपने पिटे हुए फॉलोअर्स को हर जगह बिखरे पड़े हुए पाया। जिनवू अपने ही स्कूल में एम्बेरस होने के बाद गुस्से की आग में जल रहा था। अगले दिन सैटरडे को एनिमे क्लब की मीटिंग हुई। डोंग जी यू एक और मेंबर से बात कर रहा था, जो ये सुनकर शॉक्ड था कि टीचर वांग दोचुल को हॉस्पिटल भेज दिया गया था। स्टूडेंट ने बताया, इलग्यांग स्कूल का लिम जोंगचन अचानक से यहां आ गया और डॉयल को ढूंढते हुए पूरे स्कूल में तबाही मचा दी। डॉयल जो स्कूल मील खाने में बिजी था, उसने इस बात को झटक दिया। जोंगचन बस बैसी चियोल का एक माइनर गुंडा था और अब जब बॉस पकड़ा गया था, बाकी लोग वापस नहीं आएंगे। डोंग जी यू चिल्ला पड़ा, दोबारा कहते हुए उन्होंने कभी बैसी चियोल को नहीं पकड़ा। फिर डॉयल को घूर कर पूछा कि उसे वीकेंड पर स्कूल मील कहां से मिल गया। डॉयल ने कहा कि उसने वो टीचर की कैफेटेरिया से लिया है, जिसने डोंग जी यू को और पागल कर दिया, क्योंकि वो खाना उन टीचर्स के लिए था जो ड्यूटी पर थे। डोंग जी यू ने कहा कि ये पूरी प्रॉब्लम उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने इलग्यांग स्कूल से फाइट शुरू की और माना कि उन्हें उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। एक और क्लब मेंबर भी इस बात से सहमत था। उसने सजेस्ट किया कि उन्हें टीचर डोचुल से हॉस्पिटल में मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा थे, और डॉयल को भी साथ आने के लिए पूछा। डॉयल ने मना कर दिया। डोंग जी यू ने आर्ग्यू किया कि डॉयल को चलना चाहिए, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हो रहा होगा। उसने गिल्ट फील कराने और एक्सक्यूजेस का यूज किया, ये कहते हुए कि उसे आजकल अकेले चलने में भी डर लगता है। ठीक तभी सियोल मीना टपक पड़ी और खुशी से बोली कि वो भी उनके साथ जाएगी। डोंग जी यू ने उसे घूर कर देखा, उसे एक नर्ड क्लब में देखकर शॉक था और बोला कि वो तो फिल्म क्लब जैसी जगह ज्यादा सूट करती है। मीना ने उसे इग्नोर किया और खुशी से डॉयल को ग्रीट किया। मीना ने कहा कि उसने एनिमे क्लब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि अचानक से उसका एनिमे देखने का मन कर गया। जैसे ही उसने इस बारे में बात की कि यहाँ डॉयल से मिलना उनकी किस्मत होगी, डॉयल ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया और अपनी टॉय गन उसके सर पर रखकर कहा कि वो किस्मत खुद बनाएगा। डोंग जी यू ये देखकर चमक उठा।
उसे एक ग्लॉक G26 के रूप में पहचानते हुए और उसे छूने की भीख मांगने लगा। डॉयल ने हर टच के लिए 2001 चार्ज किए और डोंग जियू चिल्लाने लगा कि कोई खासकर मीना गन छूने के लिए लाइन में न लगे। हॉस्पिटल में टीचर वांग डोचुल की वाइफ ने उनसे कहा कि इंजरी बहुत सीरियस नहीं थी, पर उन्हें फिर भी आराम करना चाहिए। डोचुल ने मना कर दिया। मिड टर्म्स करीब थे और उनके लिए ये इंजरी कुछ सीरियस नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते काम पर लौट आएंगे। उनकी वाइफ ने उन्हें जिद्दी होने के लिए डांटा और पूछा कि क्या उन्हें अभी भी लगता है कि वो अपने जवानी के दिनों में है। उसने साफ तौर पर उन्हें बताया कि वो ठीक नहीं है। डोंग जियू और मीना हॉस्पिटल के हॉलवे में चल रहे थे और मीना ने पूछा कि डॉयल कहाँ है। अनॉयड होकर डोंग जियू ने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है। डॉयल ने आने से मना कर दिया क्योंकि एक बार उस टीचर ने उसे सेकंड फ्लोर के बाथरूम की क्लीनिंग ड्यूटी की सजा दी थी। तभी डॉयल अचानक खिड़की से अंदर आया और डोंग जियू चिल्ला पड़ा कि वो थर्ड फ्लोर पर है। मीना ने पूछा कि डॉयल कहाँ था और कहा कि डॉयल के बिना हॉस्पिटल आने का कोई मतलब नहीं था। डोंग जियू ने उसे जाने को कहा अगर वो उसके साथ रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद मीना ने इतनी दूर आने के बाद घर जाने से मना कर दिया। डोंग जियू टीचर के रूम तक पहुंचा और दरवाजा खोलने वाला था, पर रुका जब उसने देखा कि डोचुल की वाइफ ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शादी को 20 साल हो गए थे और कहा कि वो उन्हें अच्छी तरह जानती है और उनसे अपील की कि वो चीजों को अपने अंदर दबाकर रखना बंद करें इससे पहले कि वो खुद टूट जाएं। कहीं और हॉस्पिटल में डॉयल डोचुल से मिलने के लिए हॉल में जा रहा था। रास्ते में उसे याद आया जब डोचुल ने उसे सेकंड फ्लोर के बाथरूम की 2 हफ्ते की क्लीनिंग की सजा दी थी, पर उसके बाद टीचर ने उसे रोका था और पूछा था कि क्या वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। डॉयल को यह भी याद था कि डोचुल ने उसे वार्निंग दी थी कि वो परेशानी खड़ी ना करे क्योंकि वो घर का आदमी था। टीचर ने उसे अपना पर्सनल नंबर भी दिया था, ये कहते हुए कि अगर उसे कभी किसी एडल्ट की हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। डोचुल ने डॉयल को सीधा खड़ा होने को कहा था और याद दिलाया था कि उस उम्र में हर कोई रेकलेस होता है। उन्होंने उसे यह भी कहा था कि वो प्राइड के साथ जिए और कोई ऐसी शेमफुल चीज ना करे क्योंकि एक आदमी का प्राइड सब कुछ होता है। गिल्ट फील करते हुए डॉयल को रियलाइज हुआ कि ये सारा तमाशा उसकी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाए हुए ड्रिंक्स वहां छोड़ देगा और चुपके से निकल जाएगा। पर जब वो टीचर के रूम के करीब पहुंचा उसने डोंग जियू और मीना को वहां बाहर साइलेंस में खड़े देखा। अंदर टीचर वांग डोचुल पूरी तरह ह्यूमिलिएशन से टूटे हुए जोर जोर से रो रहे थे। वो एक टीचर और डिसिप्लिन हेड के रूप में फेल होने के लिए खुद को ब्लेम कर रहे थे। उन्हें अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना था, उनके सामने जलील नहीं होना था। डोंग जियू और मीना बाहर से सुन रहे थे जब डोचुल शर्म में टूटे जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अपने ही बेटे की उम्र के किसी लड़के द्वारा जलील किए जाने के बाद वो कभी अपने स्टूडेंट्स को कैसे फेस कर पाएंगे। उनके लिए उनकी आंखों में दोबारा देखना इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने कहा कि वो अब एक टीचर बनने के लायक नहीं बचे हैं। डोचुल रोते रहे, जो कुछ हुआ उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बना पा रहे थे। कहीं और लिम जोंगचन अपने लॉन्ग हेड लीडर बाई सिचियोल के सामने घुटनों पर बैठा था और कन्फेस कर रहा था कि एक आदमी ने पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया था। उसने कहा कि उसके पास कोई बहाना नहीं है। उसने इसे एक ऐसी फेलियर बुलाया जो माफ नहीं की जा सकती और उस अटैकर को पकड़ने का एक और चांस मांगा। बेसी चियोल ने कोल्डली उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि जोंगचन ने ऑर्डर को ठीक से नहीं समझा था। अगर उसे सच में अपना कारनामा ठीक करना था तो बेसी चियोल ने कहा कि वो किम डॉयल को पहले ही ले आया होता। फिर बाइसी चियोल ने कहा कि अब जोंगचन की मिस्टेक की सजा भुगतने का टाइम आ गया है। जोंगचन ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ये कहते हुए कि वो कोई भी पनिशमेंट सह लेगा। बाइसी चियोल ने 1 वीक में 10 मिलियन वन प्लस जोंगचन के लेफ्ट ईयरलोब की मांग की। जोंगचन बिना हेजिटेशन के मान गया। इंट्रूडर को किम डॉयल के रूप में कंफर्म करने के बाद बेसी चियोल ने आखिरी ऑर्डर दिया, डॉयल को 3 दिन के अंदर उसके पास ले आओ। बाद में एक आर्केड में डॉयल एक शूटिंग गेम खेल रहा था जबकि डोंग जियू उसे देख रहा था। डॉयल ने उसका मजाक उड़ाया कि वो तब भी मुस्कुराता है जब उसे थप्पड़ लगते हैं, ये कहते हुए कि इसी वजह से लोग उसे एक बेवकूफ की तरह ट्रीट करते हैं। उसने कन्वीनियंस स्टोर पर अपनी पहली मुलाकात की बात छेड़ी जब उसने डोंग जियू को वार्न किया था कि अगर वो वहां से नहीं गया तो मारा जाएगा। डोंग जियू ने समझाने की कोशिश की कि वो इसलिए नहीं पिटता क्योंकि वो बेवकूफ है। इसकी वजह यह है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था जिसे लोग दबाकर रखते थे। उसे याद आया जब बुलीज ने उसके पैसे छीने थे और उसके टीचर्स को बताने पर उस पर हंसा था। हर दिन पिटने के बाद उसने मान लिया कि वो सच में एक बेवकूफ बन चुका था। डॉयल गेम पर चिपका रहा और उसकी बातों को शायद ही सुन रहा था। मीना जो वहां पर थी उसने डोंग जियू को जाने के लिए कहा क्योंकि वो और डॉयल एक डेट पर थे और डॉयल ने उसे भी भाग जाने को कहा। डोंग जियू पूरी तरह तंग आ चुका था। आखिर में वो फट पड़ा, ये पूछते हुए कि ऐसी सीरियस सिचुएशन में वो दोनों ऐसे खेल कैसे सकते हैं, जबकि मीना डॉयल को चीयर कर रही थी। डोंग जियू को याद आया जब उसने डॉयल के सामने भीख मांगी थी, उसे उसकी स्ट्रेंथ याद दिलाने से पहले और उससे हेल्प मांगी थी बस पूरी तरह से ठुकराया जाने के लिए। उस पॉइंट पर उसने डॉयल का दिमाग बदलने का आइडिया छोड़ दिया था। इसलिए डोंग जियू ने अपना सामान उठाया और कहा कि वो जा रहा है। वो दोबारा डॉयल को पैसों के लिए रोते नहीं सुनना चाहता था। जैसे ही वो चला, डॉयल ने उसे पीछे से पुकारा और डोंग जियू ने सोचा कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई। डॉयल ने कहा कि उसने डोंग जियू का लंच बॉक्स ले लिया है और ऐड किया कि इसमें उसका स्पेशल फ्राइड पोर्क था। डोंग जियू ने तुरंत उसे छीन लिया और कहा कि ये अब उसका है क्योंकि उसने इसके लिए पैसे दिए हैं। उसी रात बारिश में लिम जोंगचन का ग्रुप पार्क कांग-वुक को क्वेश्चन कर रहा था। उन्हें पता था कि किम डॉयल का फॉलोअर किसी कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट खरीद रहा था और उन्होंने बिल्डिंग और यूनिट नंबर की डिमांड की। कांग-वुक ने नर्वसली कहा कि उसे नहीं पता। चोई हो चांग गुस्से में आ गया, पर कांग-वुक ने कसम खाई कि वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर कोई आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे नंबर सच में नहीं पता था। वो अपनी खराब किस्मत के बारे में रोने लगा और इस बारे में कि कैसे उसे हमेशा उन पंगों में घसीटा जाता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर चोई हो चांग ने उसे पीट दिया। उसने कांग-वुक को फकिंग गाली दी, ये कहते हुए कि उस आदमी को कॉल करने के बजाय जो फोन नहीं उठाएगा उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था, जैसे अपने आसपास के छोटे बच्चों को कॉल करना। फिर उन्होंने उसे बिना किसी रहम के पीटा। जैसे जैसे पंचेस पड़ते रहे,
पार्क कांग वुक सोच रहा था कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसे ये सहना पड़ रहा है। आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। गैंग का एक मेंबर एक औरत पर चिल्लाया कि वो अपने काम से काम रखे और वहां से चली जाए। फिर चॉय हो चांग ने पार्क कांग वुक को बालों से खींचा और उसे 1 घंटे का टाइम दिया डॉयल को लाने के लिए, वरना वो मार दिया जाएगा। कांग वुक डर के मारे डेस्परेट होकर सोचने लगा कि डॉयल के लिए आखिर उसको क्यों मरना पड़ रहा है। उसने क्राउड में से किसी से पुलिस को कॉल करने की भीख मांगी। तभी डोंग जियू एक अम्ब्रेला लेकर वहां पहुंचा। पार्क कांग वुक ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे किम डॉयल का फॉलोअर बुलाया। वो डोंग जियू का नाम पुकार पुकार कर चिल्लाता रहा, उसे डॉयल का नौकर और गुलाम बुला रहा था। एक पास की एली में चॉय हो चांग ने जोंग चान को बताया कि डोंग जियू अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसने पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी बीटिंग और उसे बेहोश कर सकती थी। जोंग चान डोंग जियू के पास चल कर गया। इस बात से पिस्ड ऑफ था कि छोटे मोटे अनजान लोग चीजों को इतना मुश्किल बना रहे थे। फिर उसने डोंग जियू से पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता कि वो कौन थे। उसने कहा कि रूमर्स अब तक स्कूल में फैल चुकी होनी चाहिए, खासकर उसके बाद जब उन्होंने एक टीचर को इस कदर जलील किया। डोंग जियू को याद आया जब टीचर डोचुल रो रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। जोंग चन ने उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उन्हें बस डॉयल को बाहर निकालना था और डोंग जियू वैसे भी उसे कॉल ही करने वाला था। एक मॉकिंग टोन के साथ उसने पूछा कि डोंग जियू यहाँ क्या उखाड़ लेगा। डोंग जियू को याद आया कि उसके बाप ने उसका अपमान किया था और कहा था कि वो बिल्कुल अपनी मां पर गया है। जोंग चन ने उसे एक डील ऑफर की, कॉल करो, डॉयल को उनके हाइड आउट पर आने को कहो और वो जिंदा बच जाएगा। पर डोंग जियू खून से लथपथ और पिटे हुए शांति से बोला कि वो कोई बेवकूफ नहीं था। फिर उसने अपना सर उठाया और उन्हें घूरते हुए कहा कि वो उनके जैसा इडियट नहीं था। पार्क कांग वुक ये सुनकर शॉक था और बाकी लोग सोच रहे कि क्या उन्होंने डोंग जियू को थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया था। अचानक लिम जोंग चन हंसने लगा। फिर उसने डोंग जियू के चेहरे पर एक जोरदार घाव मार दिया। डोंग जियू दर्द में चीखा। जोंग चन ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे फकिंग चुप रहने को कहा। उसने स्नीर किया, पूछते हुए कि क्या डोंग जियू को लगता था कि वो उसके बराबर थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके आगे जुबान लड़ाई थी। जोंग चन ने उसे इंसल्ट करना जारी रखा, उसे वर्थलेस ट्रैश बुलाया और कहा कि अगर उसे घुटनों पर बैठने को कहा जाए तो वो तुरंत वैसे ही करेगा। जोंग चन ने डोंग जियू को कॉलर से खींचा और उसे पीटने के बाद हीरो बनने की एक्टिंग न करने को कहा, ये कहते हुए कि उसे वो सिर्फ स्टूपिड लग रहा था। डोंग जियू उन सारे दिनों के बारे में सोचने लगा जब उसे दूसरे लोगों की बुलिंग झेलनी पड़ती थी। उसने डिफाइंस के साथ वापस घूरा और जोंग चन फट पड़ा, पूछते हुए कि क्या उसे कोरियन भाषा समझ नहीं आती थी। फिर जोंग चन ने उसे अपना सर नीचे रखने को कहा। एक जोरदार पंच आया और बीटिंग चालू रही। पार्क कांग वुक ने कहा कि डोंग जियू फाइट बैक करके प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहा था, पर जोंग चन तब तक परेशान और बोर हो चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा कि जैसे ही डोंग जियू उठे उन्हें उसे फोर्स करके किम डॉयल को बुलाना चाहिए, भले ही उन्हें उसका मुंह क्यों न फाड़ना पड़े। इतनी भयानक बीटिंग के बाद भी डोंग जियू ने जोंग चन को एक हरामी पुकारा। डोंग जियू को याद था कि जोंग चन ने उसके टीचर के साथ क्या किया था और वो जानता था कि एक्चुअल कसूर गैंग का ही था। उसे समझ नहीं आता था कि विक्टिम्स को क्यों इडियट बुलाया जा रहा था, जब असली प्रॉब्लम तो वो लोग थे जो उन्हें चोट पहुंचा रहे थे। पार्क कांग वुक ने उसे चिल्लाया कि चुप हो जाए। डोंग जियू ने पलटकर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर जोंग चन जैसे कमीने इस दुनिया में ना होते। अभी भी चिल्लाते हुए डोंग जियू ने कहा कि बुलीज वो थे जो यहाँ बिलोंग नहीं करते, वो लोग असली फूल्स थे। इस सब ने आखिरकार जोंग चन का पेशेंस तोड़ दिया और उसने एक चाकू निकाल लिया। उसने डोंग जियू का मजाक उड़ाया कि इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी वो बोल रहा था और उसे एक ऐसा किड बुलाया जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसने उसे पकड़ा और उसकी एक आंख नोचने की थ्रेट दी, ये देखने के लिए कि क्या वो आगे भी बोलना जारी रखेगा। उसके बाद पार्क कांग वुक चिल्ला उठा। डोंग जियू के लिए परेशान था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता वो वहीं फ्रीज हो गया। एक गन शॉट सुनाई दी। डॉयल अचानक टपक पड़ा और उन्हें रुकने को ऑर्डर दिया। फिर उसने एमओ की कंप्लेन की, ये कहते हुए कि उसने रबर बुलेट्स मांगी थी। उनके रिएक्शन की परवाह किए बिना डॉयल बारिश में सीधे आगे बढ़ता रहा। चॉय हो चंग पूरी तरह शॉक्ड था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये वही ट्रबल मेकर था बर्गर प्लेस से, और चिल्लाया, किम डॉयल। जोंग चन ने डॉयल को पूरी रॉ हेट्रेड के साथ घूरा, उस पर हर चीज का इल्जाम लगाते हुए जो भी हुआ था। डॉयल सीधा डोंग जियू के पास चला गया और पूछा कि क्या उसने जानबूझकर अपने फोन स्विच किए थे। उसने टूटी स्क्रीन वाला फोन दिखाया और पूछा कि ये किसने तोड़ा था। फिर वो जोंग चन के ग्रुप की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या इस सब के जिम्मेदार वो लोग थे। एक कोल्ड आवाज में डॉयल ने कहा कि इन सबको एक सबक सिखाने की जरूरत है और वो अपना पूरा जोर लगाने वाला है। जोंग चन ने एक मॉकिंग स्माइल दी और खुद का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, ये एक्सेप्ट करते हुए कि वही था जिसने फोन तोड़ा था और डॉयल का वेलकम किया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डॉयल ने उस पर तुरंत रश कर दिया। जोंग चन डॉयल की स्पीड फॉलो ही नहीं कर पाया और वहां बिना हिले डुले खड़ा रह गया। डॉयल ने उसे कहा कि उसने जो किया है उसके लिए वो उसे माफ नहीं करेगा। उसी समय चॉय हो चंग को जोंग चन का एक फेमस लेजेंड याद आया। एक बड़ी गैदरिंग में ली हो चुल गैंग के सभी 21 मेंबर्स थे। उस दिन के अंत तक उनमें से हर एक बुरी तरह जख्मी था और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, और जिसने ये सब किया था वो बस एक 13 साल का लड़का था, लिम जोंग चान। चॉय हो चंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे लड़के ने अपने से दोगुने साइज के बंदों को पीट दिया था, खासकर एक ऐसी विशेष गैंग को जिससे पुलिस भी डील नहीं करना चाहती थी। उस इंसिडेंट के बाद लिम जोंग चन का नाम पूरे साउथ सोल में फैल गया था। लोग उसे द गोस्ट बुलाने लगे थे और आज वही गोस्ट डॉयल के हाथों बुरी तरह क्रश हो रहा था बिना एक भी हिट लैंड किए। कांपते हुए जोंग चन सोच रहा था कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया है और पूछा कि क्या उसे कोई ड्रग दिया गया है, क्योंकि इन सब का कोई सेंस नहीं बन रहा था। डेस्परेट होकर उसने अपने चाकू के साथ डॉयल पर रश किया, ये एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए कि डॉयल जैसा कोई उसे हरा सकता है, पर डॉयल उस टैब से आसानी से बच निकला। वो गोस्ट बार बार स्लैश करता रहा, बस एक हिट लैंड करने की कोशिश में, पर डॉयल ने हर अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर डॉयल आखिर में ऑफेंस पर आया और एक जोरदार अपरकट दे मारा।
जोंगचन पंचेस को आते हुए देख रहा था, पर वो इतने शॉक में था कि चाहकर भी डॉज नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को स्टडी करने और समझने की कोशिश की, पर जितना वो सोचता उसे उतना ही कम समझ आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर वो चिल्लाया और डिमांड की कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया है। चिल्लाने के ठीक बीच में उसकी बॉडी में दर्द का एक एक्सप्लोजन हुआ, जैसे उसकी पसलियां टूट गई हों। डॉयल ने इसे बस एक ड्रामेटिक एक्ट बुलाया। जमीन पर गिरते हुए जोंगचन को नीचे देखते हुए डॉयल ने पूछा कि वो अपनी खुद की वीकनेस के लिए किसी और को ब्लेम क्यों कर रहा है। उसने कहा कि जोंगचन के इस हार को एक्सेप्ट ना कर पाने का एक सिंपल रीजन है, उसे अभी तक ठीक से पीटा नहीं गया है। फिर डॉयल ने कोल्डली उसे पास आने को कहा ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। उस टॉन्ट ने जोंगचन को लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर कर दिया। अपने दांत पीसते हुए उसने डॉयल को गाली दी और दोबारा चार्ज किया। डॉयल बड़ी आसानी से हर स्विंग के आगे पीछे स्लिप होता रहा। इसने जोंगचन को और पागल कर दिया। उसने डॉयल को एक स्लिपरी बास्टर्ड बुलाकर गाली दी और चिल्लाया कि डॉज करना बंद करे और हिट्स ले। भले ही जोंगचन पंचेस को आते हुए देख सकता था, पर उसकी बॉडी उन्हें अवॉइड ही नहीं कर पा रही थी। उसे मानना पड़ा कि डॉयल की स्पीड अनरियल लग रही थी, इतनी फास्ट कि वो उसे फॉलो या टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सकता था। डॉयल लगातार उस पर हेवी ब्लोज बरसाता रहा। जोंगचन लड़खड़ाया, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। डॉयल ने कामली रिमार्क किया कि वो कितना स्टबर्न था और कहा कि ये ठीक है, इससे उसको पीटने के और चांसेस मिल रहे थे। पार्क कांगवुक और डोंग जियू शॉक में ये सब देख रहे थे। कांगवुक चिल्लाया कि डॉयल पूरी तरह इंसेन है और सोचने लगा कि क्या वो सच में ये सब सिर्फ एक पोर्क की प्लेट के लिए कर रहा है। डॉयल ने जोंगचन को करीब आने को कहा। वो थके हारे जोंगचन के पास गया और ऑलमोस्ट पोलाइटली पूछा कि वो अपना कौन सा बॉडी पार्ट पहले तोड़वाना चाहता है। जब जोंगचन ने कुछ नहीं कहा तो चॉय हो चांग बस घूरता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जोंगचन सीढ़ियों पर इतना पैथेटिक लग रहा था। डॉयल ने उसके लिए खुद ही चूज किया और कहा कि वो जॉ से शुरू करेगा। जोंगचन जानता था कि हिट आने वाला है और वो ये भी जानता था कि वो इसे ना तो ब्लॉक कर सकता है और ना ही डॉज। तभी डॉयल अचानक रुक गया। इससे पहले कि पंच आता, जोंगचन किसी पागल की तरह चीखने लगा। चॉय हो चांग बस घूर सकता था, पूरी तरह कंफ्यूज कि वो इस तरह क्यों चीख रहा था। जोंगचन डॉयल के किए पर पूरी तरह स्टंड लग रहा था, जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही ना हो। उसे वो अजीब क्रीपी फीलिंग याद आई जो उसे पहली बार डॉयल को देखकर आई थी। जोंगचन की खौफनाक आंखों में डॉयल किसी डार्क डीमन की तरह दिखने लगा था और जोंगचन को डर में रियलाइज हुआ कि ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे वो कभी हरा सकता है। डॉयल ने एक ब्रूटल अपरकट के साथ इसका एंड किया, जो सीधा जोंगचन की चिन पर लगा और उसे पूरी तरह फिनिश कर दिया। उस आखिरी पंच ने जोंगचन के जबड़े को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके बाद भी डॉयल उसे जमीन पर पीटता रहा, जबकि डोंग जियू और बाकी लोग डर के मारे देख रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक मॉन्स्टर है। हॉस्पिटल में टीचर और उसकी वाइफ अपने रूम में वार्म ड्रिंक्स के साथ खड़े थे, बाहर हो रही इस वायलेंस से पूरी तरह अनजान। जोंगचन को फिनिश करने के बाद डॉयल उसकी बॉडी के ऊपर खामोशी से खड़ा रहा। फिर उसने बाकी बची गैंग की तरफ एक कोल्ड स्टेयर दी, जो पहले ही डर से कांप रही थी, और वो उनकी तरफ स्लो और काम स्टेप्स के साथ आगे बढ़ने लगा। स्टोरी फिर टाइगर क्लैन नाम के एक ग्रुप के हाइडआउट पर कट होती है। अंदर हर जगह आदमी खून से लथपथ और पिटे हुए पड़े थे। उनका लीडर बाय सिचियोल वहां शांति से बैठकर अपना खाना खा रहा था। वो नामबुल वोंग नाम के किसी बंदे के ऑफर के बारे में सोच रहा था, पर जब वो उससे मिलने गया तो वहां वैसा कुछ नहीं था जैसा फोन पर बताया गया था। इसलिए बेसिचियोल ने उसे टॉर्चर किया और उसका अकीलीज टेंडन काट दिया। उसने उस बंधे हुए आदमी पर पीठ पीछे गेम्स खेलने का इल्जाम लगाया और उसके ग्रीडी होने का मजाक उड़ाया। वो आदमी दर्द से तड़प उठा जब बाय सिचियोल ने अपनी चॉपस्टिक से उसके घाव पर जैब किया। फिर बाय सिचियोल ने उसे बुसान में अपना बिजनेस खत्म करने और उन्हें ज्वाइन करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया। उसके बाद उसने उसे अपने साथ आने का ऑर्डर दिया। वो आदमी दर्द और डर से कांपते हुए तुरंत बार बार हाँ में सर हिलाने लगा। खाना खत्म करने के बाद बाय सिचियोल ने कहा कि वो उसकी बात पर ट्रस्ट करेगा। उसने यहां तक कि उसे गुड डे भी विश किया, हालांकि उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। फिर वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। बाहर उसके एक आदमी कांग हुकचुल ने, जो इल्ग्यांग स्कूल का टॉप फाइटर था, उसे बताया कि जोंगचन कॉल कर रहा है और मैटर अर्जेंट है। बाय सिचियोल ने फोन लिया और आंसर किया, पर दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज ने सीधा पूछा, क्या तुम बाय सिचियोल हो? उसके आदमी पहले ही जमीन पर गिरे हुए थे, थके हुए और खून में सने हुए। उसके चेहरे पर शॉक और गुस्सा साफ दिख रहा था। कॉलर किम डॉयल था, जो जोंगचन का फोन यूज करके गैंग लीडर को कांटेक्ट कर रहा था। बारिश वाली उस एली में बाय सिचियोल के पिटे हुए फॉलोअर्स के बीच खड़े होकर डॉयल ने कोल्डली कहा कि उसने सुना है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। बाय सिचियोल के चेहरे पर एक ट्विस्टेड सी स्माइल आ गई जब वो डॉयल को ठीक अपने सामने खड़े होकर सुन रहा था। कहीं और इल्ग्यांग स्कूल का प्रिंसिपल एक टीचर के साथ बारबेक्यू खा रहा था। टीचर ने कहा कि वो सीरियसली वरीड है। इंटरनल प्रॉब्लम्स एक अलग बात है, पर इस बार किसी आउटसाइडर ने स्कूल में घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा है। उसने पूछा कि क्या होगा अगर पेरेंट्स या मीडिया को इस बारे में पता चल गया। प्रिंसिपल ने इस बात को इग्नोर किया और सार्कास्टिकली पूछा कि भला किस तरह के डिसेंट लोग अपने बच्चों को इल्ग्यांग जैसी जगह भेजेंगे। उसने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑर्फन्स थे, टूटे हुए घरों से आए थे या उनके पेरेंट्स उन्हें पहले ही अबैंडन कर चुके थे, और जो बाकी बचे थे वो ऐसी फैमिली से थे जो बस मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। उसके अकॉर्डिंग बाहर किसी को भी इल्ग्यांग जैसे कचरे स्कूल की कोई परवाह नहीं थी। उसने टीचर को यह पूरा मैटर दबा देने को कहा, ये कहते हुए कि शोर मचाने से उनका ही नुकसान होगा। फिर भी प्रिंसिपल ने कहा कि यह केस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, जैसे कोई ऐसी चीज स्कूल में घुस आई हो जिसे उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए था। उसके लिए ये कुछ फिल्दी सी चीज थी। इस बीच एक और एली में डॉयल ने कांग हुकचुल, जो बाय सिचियोल के आदमियों में से एक था, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। हुकचुल ने सेफली लैंड कर लिया और डॉयल ने नोटिस किया कि उसने एक शॉक अब्सॉर्बिंग टेक्निक यूज की थी। फिर भी हुकचुल स्टंट था, क्योंकि भले ही वो डॉयल के अटैक्स क्लियरली देख सकता था, पर वो अभी भी उन्हें डॉज नहीं कर पा रहा था।
अपने एक्सपीरियंस से वो जानता था कि वो सिर्फ पंचेस ट्रेड करके नहीं जीत सकता। फिर भी उसे यकीन था कि अगर उसने डॉयल को पकड़ लिया तो फाइट पलट जाएगी। उसकी रॉ स्ट्रेंथ को कोई बीट नहीं कर सकता था और उसने डॉयल की खोपड़ी तोड़ने का प्लान बनाया। हुकचुल ने रश किया और उसके लिए रीच किया, एक सेकंड के लिए सोचते हुए कि उसने उसे पकड़ लिया है, पर डॉयल आसानी से स्लिप करके निकल गया। इसने हुकचुल को और ज्यादा भड़का दिया और उसने डॉयल को इतना स्लिपरी होने पर दोबारा गाली दी। डॉयल ने उस ओपनिंग का फायदा उठाया और एक ब्रूटल कॉम्बो फायर किया जिसने उसे लगभग गिरा ही दिया। जैसे ही हुकचुल चीखा, डॉयल ने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा। उसी टाइम पर डॉयल इंजर्ड डोंग जियू को अपनी पीठ पर उठाए बारिश में सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था। एक वीक आवाज में डोंग जियू ने पूछा कि क्या उसकी नाक के कट का निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। वो रोते हुए बोला कि अब उसे रोज शीशे में ये दाग देखना पड़ेगा। डॉयल ने विजिबली अनॉय होकर उसे डम क्वेश्चंस पूछना बंद करने को कहा, वरना वो उसे वहीं छोड़ देगा। डोंग जियू को लगा कि ये बिल्कुल अनफेयर था। दर्द पहले ही काफी ज्यादा था, पर एक स्कार जो हमेशा के लिए रह जाएगा वो और भी बुरा लग रहा था और वो इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। रेकिंग द जायंट। इस बीच फाइट आगे बढ़ती रही। कांग हुकचुल समझने की कोशिश कर रहा था कि डॉयल आखिर था कौन। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने किसी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अब जान से मारने के लिए हिट्स कर रहा था। मौत ठीक उसके सामने खड़ी होने के बावजूद उसने उस थॉट को बकवास समझकर दूर धकेल दिया। तभी उसे एक मेमोरी आई। जब बाय सिचियोल ने उसे कहा था कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, उसे याद आया जब वो एक गिफ्टेड मार्शल आर्ट्स चैंपियन हुआ करता था और बाय सिचियोल ने कहा था कि ये दुनिया अनफेयर है जो उसके जैसे टैलेंट को टॉप पर जाने से रोकती है। बाय सिचियोल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे गाइड करेगा और उसे कुछ स्पेशल बनाएगा। उस मेमोरी ने उसके अंदर आग लगा दी। हुकचुल अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसे बाय सिचियोल ने चुना है और वो डॉयल के हाथों शर्मिंदा होने से इनकार कर रहा था। उसने दोबारा चार्ज किया, इस बात पर कन्विंस्ड कि एक सॉलिड ग्रैब इस फाइट को एंड कर देगा। इस बार हुकचुल रेसलर के खिलाफ एक प्लान के साथ आया। उसने बेट के तौर पर एक फेक हाई पंच का यूज करके डॉयल के चेहरे पर एम किया और ये ट्रिक काम कर गई। डॉयल ने अपना गार्ड रेज किया। हुकचुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक पल के लिए वो मुस्कुराया। उसे लगा कि फाइट अब खत्म हो चुकी है। उसने एक फाइनल हिप थ्रो के लिए ट्राई किया, पर डॉयल अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। वो उसे थोड़ा सा भी उठा नहीं पाया। तभी उसे समझ आया, डॉयल ने परफेक्ट बैलेंस के साथ फोर्स को ग्राउंड में स्प्रेड कर दिया था, एक ऐसी चीज जो सिर्फ प्रोज ही कर सकते थे। इससे पहले कि हुकचुल इसे प्रोसेस कर पाता, डॉयल ने उस पर एक सैवेज काउंटर थ्रो मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। वो बहुत जोर से गिरा और चीख उठा। उस एक थ्रो ने हुकचुल को मेंटली तोड़ दिया। वो किसी भी चीज का सेंस नहीं बना पा रहा था और चिल्लाने लगा कि इन सब का कोई सेंस नहीं बनता। अब उसे समझ आ चुका था कि डॉयल एक ऐसा फाइटर था जो हर रूल तोड़ता था, लोगों को बिना उनके साइज या स्टाइल की परवाह किए पीटता था। अपने इतने सालों की फाइटिंग में हुकचुल ने उसके जैसा किसी को नहीं देखा था। पहले डोंग जियू ने डॉयल को बताया था कि वो उसके आसपास कितना सेफ फील करता है। उसने कहा था कि वो चाहे जितने भी पैसे लगे देगा, कि ये सब सिर्फ एक जॉब नहीं होनी चाहिए, और डॉयल से भीख मांगी थी कि वो उनकी सच में फिक्र करे। वो याद करते हुए डॉयल ने हुकचुल को एक जोरदार किक मारी जिससे वो हवा में उड़ता हुआ गया, जैसे ये डोंग जियू की उस विश का आंसर हो कि कोई वीक स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करे। डॉयल उन शब्दों से काफी अफेक्टेड लग रहा था। पर तभी पुलिस की लाइट्स फ्लैश हुई और एक ऑफिसर चलते हुए आया और पूछा कि वो लोग कौन है, ये बताते हुए कि उसे असॉल्ट की एक रिपोर्ट मिली थी। हेल्प के लिए वह कॉल डोंग जियू ने की थी। ऑफिसर ने डॉयल को अपने हाथ ऊपर उठाने और धीरे धीरे आगे आने को कहा। इससे पहले कि डॉयल जवाब दे पाता, बेसिचियोल अचानक प्रकट हुआ और उसने ऑफिसर पर स्ट्राइक किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा ऑफिसर अपने गिरे हुए पार्टनर के पास शॉक में फ्रीज हो गया। फिर बेसिचियोल उसके पीछे गया और उसे भी गिरा दिया। दोनों ऑफिसर्स को पीटने के बाद बेसिचियोल ने शांति से अपना ये बिलीफ सामने रखा कि वायलेंस रिजल्ट्स पाने का सबसे फास्ट और इजीएस्ट तरीका है। उसके लिए ये सिंपल तौर पर काम करता था। उसने कहा कि ये उन टाइम्स में से एक है जब वायलेंस पर वापस जाना जरूरी हो जाता है, और सोचने लगा कि क्या उसे खुद इसमें स्टेप इन करना चाहिए। फिर उसने सोसाइटी का मजाक उड़ाया जो इतनी यूजफुल चीज को बैन करती है। बेसिचियोल ने कहा कि उसे डॉयल के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है और उसने दोस्ती ऑफर की। उसने प्रॉमिस किया कि वो डॉयल के टैलेंट को और भी ग्रेट बना देगा, ये कहते हुए कि उनकी जैसी पावर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने एक याकुजा बॉस को भी कोट किया जिसने क्लेम किया था कि पैसे वायलेंस को मीनिंग देते हैं और वायलेंस एम्पायर्स बिल्ड करती है, और फिर डॉयल को ज्वाइन करने को पूछा। डॉयल ने चिलिंग काम के साथ जवाब दिया। जिस आदमी को बेसिचियोल कोट कर रहा था उसने कहा वो पहले ही मर चुका है। जब बेसिचियोल कंफ्यूजन में घूर रहा था, डॉयल ने ऐड किया कि वही था जिसने उसे मारा था, और फिर उसने बेसिचियोल के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। एक फ्लैशबैक ने ब्रीफली उस मरे हुए याकुजा बॉस को दिखाया। कहीं और इलग्यांग स्कूल का प्रिंसिपल लिम चोंगसुक अभी भी टीचर के साथ बात कर रहा था। टीचर ने पूछा कि आखिर वो कौन सी गंदी चीज थी जो स्कूल में घुस आई थी। प्रिंसिपल पसीने से तर सिर्फ डॉयल की रियल आइडेंटिटी के बारे में सोच पा रहा था। उसे डॉयल की वो थ्रेट याद आई जिसमें उसने उसका एक सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी दी थी। साथ में ये वार्निंग भी दी थी कि स्कूल पर गैंग अटैक में इंटरफेयर ना करे। जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि कैसे एक आम स्टूडेंट ने होला क्लब, एक ऐसी ग्रुप जिसे नेशनल ट्रेजर की तरह प्रोटेक्ट किया जाता था, का इंटरनल डेटा चुरा लिया और उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया। वापस एली में बेसिचियोल को समझ आ गया था कि डॉयल ने उसका ऑफर ठुकरा दिया है। एक स्लाई ग्रिन के साथ उसने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो दोस्त नहीं बनेंगे। डॉयल ने कुछ नहीं कहा। फिर भी डॉयल की एक ही लुक ने बेसिचियोल को बता दिया था कि ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं था। फिर स्टोरी बेसिचियोल के पास पर शिफ्ट होती है। उसने सीरियल किलर एल्बर्ट बंडी का जिक्र करके शुरुआत की, जिसने एक बार आर्ग्यू किया था कि लोग वैसे भी मरते ही हैं, तो क्या किलर्स सच में इतने बुरे होते हैं। बेसिचियोल बंडी की स्टोरी से बहुत इंस्पायर था। उस आदमी ने लगभग 30 औरतों का खून किया था और ऐसा एक्ट करता था जैसे उसने सिर्फ उनके मरने का दिन चेंज किया हो। उस आइडिया ने बेसिचियोल को थ्रिल कर दिया था। उसके लिए डेथ को कंट्रोल करना बहुत अमेजिंग साउंड करता था, पर एल्बर्ट बंडी को भी आखिर में कीमत चुकानी पड़ी थी।
एक पुलिस स्टेशन में एक यंग बेसी चियोल से पूछा गया था कि क्या उसने अपने छोटे भाई जीहो को रोने की वजह से मारने की कोशिश की थी। उस लड़के ने एक्सेप्ट किया कि उसने जीहो को बार बार चुप होने की वार्निंग दी थी, तो उसके दिमाग में गलती उसके भाई की थी और बंडी की तरह बाइसी चियोल को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे जुवेनाइल एक्ट के आर्टिकल 10 के अंडर पनिश किया गया था। पर स्टोरी पॉइंट आउट करती है कि हर कोई अपने किए की सजा नहीं पाता। सकाती बुशिनो जापानीज ओकीता ग्रुप के अटैक्स का लीडर राइवल गैंग के 7 मेंबर्स को मारने के बाद भी बाइज्जत बरी हो गया था। एक और केस में कांग्रेसमैन जोंग तुआन का बेटा जोंग अकियो ड्रंक ड्राइविंग करके एक 11 साल की बच्ची को मारने के बाद भी सजा से बच गया, क्योंकि लोगों ने क्लेम किया कि वो व्हील के पीछे था ही नहीं। ये वही मोमेंट था जब बाइसी चियोल को अपनी लाइफ का गोल मिला। उसे रियलाइज हुआ कि पैसा, फेम और पावर किसी को एक स्पेशल बीइंग में बदल सकते हैं, यहां तक कि एक खुदा में जो दूसरे लोगों की किस्मत डिसाइड करता है। एक और मेमोरी में बाइसी चियोल ने अपने छोटे भाई जीहो को बताया था कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। जीहो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और बाइसी चियोल के लिए इस दुनिया में सिर्फ उनमें से किसी एक के लिए ही जगह थी। वो एक भगवान बनना चाहता था। प्रेजेंट में वापस आकर बाइसी चियोल ने प्राउडली डिक्लेयर किया कि वो स्पेशल है। डॉयल ने एक अचानक किक और पंच से इसका जवाब दिया। बाइसी चियोल इसे प्रोसेस तक नहीं कर पाया। वो कंफ्यूजन में घूर रहा था, ये सोचते हुए कि उसके मूव शुरू करने से पहले ही डॉयल कैसे मूव हो गया। डॉयल ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके सर पर चोट लगी है, फिर शांति से कहा कि आंसर बहुत सिंपल है। वो उससे ज्यादा फास्ट था और वो बस उसके साथ खेल रहा था। डॉयल ने ऐड किया कि वो काफी टाइम से बाइसी चियोल जैसे किसी बंदे से नहीं मिला था और सोचने लगा कि क्या वो सच में सिर्फ ऑर्डिनरी था। इस बीच बाइसी चियोल उन सब लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें पीछे छोड़कर वो यहां तक पहुंचा था। जो अब हो रहा था वो उसके लिए कंप्लीटली नया था। डॉयल ने कोल्डली उसकी बात काट दी, ये कहते हुए कि अगर उसे सिर्फ कचरा ही बोलना है तो मुंह बंद रखे। जैसे ही उन्होंने ब्लो स्ट्रेट किए, बाइसी चियोल को डॉयल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर डॉयल ने उसे एक टैलेंटलेस कॉपीकैट बुलाया, क्योंकि उसने उसके मूव को देखा और चुरा लिया था। उनकी फाइट एक फास्टर और फियर्सर क्लैश में बदल गई और खून बहने के बावजूद बाइसी चियोल लगातार मुस्कुरा रहा था, अभी भी यही कह रहा था कि डॉयल इंटरेस्टिंग है। डॉयल ने नोटिस किया कि बाइसी चियोल के अटैक्स पहले से और फास्ट और स्ट्रांग होते जा रहे थे। ये टक्कर लगातार बढ़ती गई जब डॉयल एक के बाद एक पंच से स्लिप करता रहा और एक क्लीन हिट लैंड कर दी। पर डॉयल सरप्राइज रह गया जब बाइसी चियोल ने नेक्स्ट अटैक को अवॉइड कर लिया, जबकि बाइसी चियोल हंस रहा था और आगे बढ़ रहा था। डॉयल पैटर्न समझने लगा था। बाइसी चियोल की स्ट्रेंथ, विल पावर और स्पीड फाइट के साथ साथ बढ़ रही थी। उसका नेचुरल गिफ्ट साफ दिख रहा था, खासकर उसकी स्पीड। डॉयल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे किसी कोरियन हाई स्कूल में कोई ऐसा मिलेगा। फिर उसने नोटिस किया कि बाइसी चियोल और भी ज्यादा फास्ट हो गया था और समझ गया कि वो वाकई में नॉर्मल से कोसों दूर था। फिर भी डॉयल ने देखा कि उसके अटैक्स हालांकि फास्ट थे पर शैलो थे। उसने पैटर्न बड़ी आसानी से रीड कर लिया। राइट की तरफ से आने वाली रियल स्ट्राइक को छुपाने के लिए लगातार 3 लेफ्ट पंचेस। डॉयल के लिए ये ट्रिक बहुत चीप थी। बाइसी चियोल ने पूछा कि क्या उसके लेवल का कोई बंदा इंप्रेसिव नहीं था। फिर उसने एक हैवी लेफ्ट फायर किया जो एकदम क्लीन लगता हुआ फील हुआ। पूरा यकीन होने पर कि उसने कनेक्ट कर लिया है, बाइसी चियोल ने डिक्लेयर किया कि उसे सबसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही उसकी किस्मत है। डॉयल ने उसकी पूरी स्पीच को एम्बैरेसिंग बुलाया और पूछा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। फिर अचानक से उसने पंच को कैच कर लिया। बाइसी चियोल फ्रीज हो गया, ये समझने में नाकाम कि ये कैसे हुआ। डॉयल ने उसका हाथ जोर से स्क्वीज किया और कहा, हाँ, बाइसी चियोल ऑर्डिनरी नहीं था, पर उसका लेवल मुश्किल से लोकल स्ट्रीट्स के लिए ही ठीक था। ये डॉयल ने कहा बाइसी चियोल का असली लेवल था और उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। फिर डॉयल ने उसका हाथ क्रश करना शुरू कर दिया। इसने बाइसी चियोल को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया, ये सोचते हुए कि डॉयल के फॉलो मी कहने का क्या मतलब था। और डॉयल ने उस ओपनिंग का यूज करके उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। बाइसी चियोल स्टंट था, उसे ठीक से समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी लेफ्ट आंख से देख नहीं पा रहा है। उसने डॉयल को मूव करते हुए नोटिस तक नहीं किया था और इसने उसे और भी कंफ्यूज कर दिया। डॉयल ने इन सब को इग्नोर किया और कोल्डली उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। फिर एक और क्रशिंग हिट के साथ उसने बाइसी चियोल को गिरा दिया और वहीं बेहोश कर दिया। कहीं और बारिश में एक आदमी ने पूछा कि क्या वो बॉस पार्क की जगह पर पहुंच गए हैं। दूसरे आदमी ने हाँ कहा और ऐड किया कि बाइसी चियोल पहले ही अपना मूव चल चुका था। ये यू जोंग सू था, नेशनल यूनियन का नंबर 2। उसने सुबह से बाइसी चियोल की कोई खबर नहीं सुनी थी और उसने वार्न किया कि उसके साथ मिलना जल्दी ही बहुत बुरा रूप ले सकता है। उसने कहा कि जब तक बाइसी चियोल सोल में है वो किसी भी ऐसे बंदे से निपट लेगा जो सीओ डोंग या नेशनल यूनियन से जुड़ा हुआ हो। फिर अचानक वो दोनों रुक गए जब यू जोंग सू ने बाइसी चियोल को जमीन पर बेहोश गिरे हुए देखा। वो डिसबिलीफ में घूरता रहा, सोचने लगा कि क्या ये सच में बाइसी चियोल था। वहां से थोड़ी ही दूर डॉयल बिना एक लफ्ज कहे खड़ा था। एक और जगह पर जू हयोंग, जो एनओ के लीडर्स में से एक था, उसे एक हॉलवे मिला जो बॉस पार्क के पिटे हुए आदमियों से भरा पड़ा था। जू हयोंग सिक ने कहा कि इलग्यांग स्कूल के लड़के बहुत ब्रूटल थे, ये गलत फहमी पालते हुए कि उन्होंने ये सब किया था। बाइसी चियोल की हालत देखकर उसने फिगर आउट कर लिया था कि डैमेज हमेशा के लिए हो सकता है। उसने जू हयोंग से पूछा कि आखिर कौन बाइसी चियोल को इतना डैमेज कर सकता है। जू हयोंग से कुछ डाउट होने लगा था कि क्या बाइसी चियोल को भेजना सही डिसीजन था, पर जू हयोंग ने उसकी बात काटी और उसे कंक्लूजन्स पर जंप न करने को कहा। स्टोरी फिर क्रिकेट कॉप पार्क चोंग सिक पर मूव करती है, जिसे एक मैसेज मिला था कि उसका फोन हैक हो चुका है। फ्यूरियस होकर वो सोचने लगा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई एक पुलिस ऑफिसर के फोन के साथ छेड़खानी करने की। उस मैसेज में इलग्यांग स्कूल के क्राइम्स की लिस्ट थी, जिसमें सुमान स्कूल की स्टैबिंग भी शामिल थी। साथ ही वो सभी ब्राइब्स जो उसने ली थी उनकी फुटेज और फोटोज भी प्रूफ के तौर पर वहां थे। मैसेज एक क्लियर वार्निंग के साथ एंड होता था, ये एक थ्रेट है। पैनिक होते हुए ऑफिसर सोचने लगा कि इन सब के पीछे आखिर कौन हो सकता है।
फिर हम जू हायोंग को देखते हैं जो कहता है कि ये यंग मैन असल डील है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो लोग जल्दी या देर से जरूर मिलेंगे। किम डॉयल की जीत के बाद सुमान हाई में सब कुछ बदल गया। डॉयल को अब किसी किंग की तरह ट्रीट किया जाने लगा। स्टूडेंट्स उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़े रहते थे और सियोल मीना वहां आ पहुंची और इसे अपने हस्बैंड का दिन बताते हुए बाकी सबको वहां से भगा दिया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि साउथ के किंग को सर्व करना उनके लिए एक ऑनर की बात थी। डोंग जियू ने पूरे स्कूल में फ्लायर्स बांट दिए थे जिन पर लिखा था कि थंडरफिस्ट किम डॉयल अब साउथ सोल पर रूल करता है और जो कोई भी लाइन क्रॉस करेगा उसे हंट डाउन किया जाएगा। पुराने बुलीज को ऐसा फील होने लगा जैसे उन्होंने अपनी जगह खो दी है और वो कंप्लेन करने लगे कि स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। जब डोंग जियू फ्लायर्स बांट रहा था तो मीना ने हंसकर कहा कि इस सोशल मीडिया के जमाने में पेपर एड्स अब पुरानी बात हो चुकी हैं। उसने पलटकर जवाब दिया कि वैसे भी किसी को उनके अकाउंट्स की परवाह नहीं है। वो पुराने पिटे हुए बुलीज बस अपना खोया हुआ स्टेटस और पावर का रोना रो रहे थे। डॉयल को हालांकि इन सब चीजों की कोई फिक्र नहीं थी। उसके आसपास का ये ओवरब्लोन रिएक्शन अब उसकी नर्व्स पर चढ़ने लगा था। बाद में घर जाते वक्त डोंग जियू ने डॉयल को बताया कि उसने बोनस के पैसे उसके लॉकर में छोड़ दिए हैं। उसने उसे थैंक्स कहा, ये कहते हुए कि जब से डॉयल का ट्रांसफर हुआ है हर दिन की लाइफ काफी हैप्पी हो गई है। डोंग जियू ने मान लिया कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया, पर डॉयल ने उसकी बात काटी और कहा कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, तो ये शर्मिंदा करने वाली तारीफें अपने पास ही रखे। डोंग जियू फिर भी बोलता रहा, ये कहते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डॉयल बेसिचियोल और इल्गियांग स्कूल को इस तरह से क्रश कर देगा। ये सब सच में किसी पागलपन जैसा फील हो रहा था। उसने बाइसिचियोल की पिटी हुई उस फोटो पर इशारा किया जो डॉयल ने भेजी थी और पूछा कि क्या ये एडिटेड है। डॉयल ने कहा कि इस पिक्चर को फेक बनाना उस फाइट से कहीं ज्यादा आसान होता। डोंग जियू बस मुस्कुराया और बोला कि डॉयल सच में अमेजिंग है। फिर उसने अपना नेक्स्ट प्लान बताया, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो डॉयल को नीचे नहीं घसीटेगा और वो तैयार रहेगा। उसके कहने का मतलब बहुत सिंपल था, वो फाइट करना सीखने वाला था। इस बीच सियोंगहाई में वहां का नंबर 5 सियो क्यून अपने ग्रुप के साथ इस रूमर के बारे में बात कर रहा था कि बेसिचियोल हार गया है। कुछ को लगा कि ये उनके लिए जश्न मनाने और आगे बढ़ने का मौका है, जबकि दूसरों ने इसे एक फेक स्टोरी बताकर डिसमिस कर दिया। सियो क्यून ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, ये कहते हुए कि बेसिचियोल ऐसा बंदा नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। फिर उसने एक लड़के की तरफ देखा जिसका नाम डोंग हुक था, जो एक मार्क सर्कल के अंदर घुटनों के बल बैठा था और उस पर टारगेट्स ड्रॉ किए गए थे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सियो क्यून ने एक बेसबॉल पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। क्यों सियो क्यून, वो भड़कते हुए बोला, पूछा कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था और फिर उसे बॉल उठाकर लाने का ऑर्डर दिया। जब डोंग हुक बॉल वापस लाया तो उसे अपनी जगह पर वापस जाने को कहा गया। जमीन पर उस सर्कल में लिखा था, रिजर्व सीट फॉर रिटार्ड्स। ग्रुप ने डोंग हुक को पैथेटिक बुलाया, पर सियो क्यून ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि वो पैथेटिक नहीं है, वो तो पैदाइशी अक्कर है। हंसते हुए उसने कहा कि डोंग हुक सिर्फ अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकता है जिन्होंने एक फेलियर को जन्म दिया। फिर उसने पूछा कि क्या वो इस बात से एग्री करता है। वो लगातार फोर्स करता रहा, वही सवाल रिपीट करते हुए कि क्या उसके पेरेंट्स ने एक फकर को पैदा किया है। डोंग हुक अपनी जगह पर शांत रहा और इसने सियो क्यून को और भी ज्यादा भड़का दिया कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में उसने दोबारा बेसबॉल पूरी ताकत से डोंग हुक पर मारा, पर डोंग हुक ठीक टाइम पर बच निकला। इसने डोंग जियू को शॉक कर दिया जो डॉयल के साथ वापस आया था, और उसने नोटिस किया कि डॉयल ने बॉल आसानी से कैच कर ली थी। डॉयल दूर से ये सब देख रहा था। गैंग की नजर उस पर पड़ गई और वो लोग चलकर उसके पास आए। सियो क्यून ने पूछा कि वो कौन है और क्या वो सुमान स्कूल से आया है। इससे पहले कि डॉयल जवाब देता वही बेसबॉल सीधा सियो क्यून के चेहरे पर जा लगा। गैंग की लड़की चीख उठी, हनी। फिर वो चिल्लाई कि डॉयल पागल है। डॉयल आगे बढ़ा, अपना फूड ट्रे डोंग जियू को पकड़ाया और डोंग जियू ने शांति से पूछा कि क्या वो उसके लिए ट्रे उठा ले। जैसे ही उस लड़की ने डॉयल को ध्यान से देखा, वो उसकी हैंडसमनेस देखकर पूरी तरह स्टन रह गई। अब पूरी गैंग का ध्यान डॉयल पर था और वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। इस गुड लुकिंग स्ट्रेंजर के बारे में जानने के लिए उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी। उनमें से एक ने गुस्से में पूछा कि क्या सुमान स्कूल का दिमाग खराब हो गया है और क्या डॉयल पागल हो गया है। उसने अपनी यूनिफॉर्म्स पर इशारा करके पूछा कि क्या डॉयल को पता भी है कि वो कौन है। डॉयल पूरी तरह शांत रहा। उसने अपनी शर्ट के अंदर से एक गन निकाली और उस बंदे पर एम करके ठीक उसके सर पर फायर कर दिया। पूरी गैंग डर के मारे फ्रीज हो गई। फिर उनमें से एक चिल्लाया और डॉयल पर चार्ज किया, ये बोलते हुए कि उसके पास खुरिया में गन आ कैसे सकती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, डॉयल उस पर रश करके गया, उसे पैर अड़ाकर गिराया और उसकी गर्दन पर एक जोरदार हिट मारी। वो बंदा गिर पड़ा, डॉयल की ग्रिप में चोक होने लगा और डॉयल ने गैंग के दूसरे मेंबर को एक दीवार तक घसीटा और उसका सर उसमें दे मारा। उसके बाद डॉयल ने उस पर रबर बुलेट्स फायर करनी शुरू कर दी। वो गैंग मेंबर दर्द से चीखा। सांस लेने के लिए तड़पते हुए उसने डॉयल को एक मैडमैन बुलाया। डॉयल ने उसके सर पर एक रबर बुलेट मारकर उसे चुप करा दिया। बाकी सब खौफ में चिल्लाते रहे, पूछने लगे कि वो कौन है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कुरिया में गन लाने की, और उसे गन नीचे रखने को कहने लगे। डॉयल ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बैरल पर फूंक मारी और उन्हें एक साथ आने को कहा क्योंकि वो लोग उसे अनॉय कर रहे थे। गोलियों की एक और आवाज उस एरिया में गूंज उठी। सॉकडोंग स्कूल की गैंग पैनिक में डॉयल पर लगातार सवाल चिल्लाती रही। सियो क्यून को समझ नहीं आ रहा था कि डॉयल आखिर कहां से टपका था या वो उन पर अटैक क्यों कर रहा था, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं इल्गियांग स्कूल ने किसी असैसिन को तो नहीं भेजा है। जैसे ही डॉयल शांति से उसकी तरफ बढ़ा, सियो क्यून डेस्परेशन में बोल पड़ा कि उसने तो बीएचएल को पकड़ने को कहा था। डॉयल ने उसे इग्नोर किया और बस इतना पूछा कि वो कौन था। सियो क्यून भड़क उठा, पूछते हुए कि जब वो इल्गियांग से नहीं है तो वो उन पर अटैक क्यों कर रहा है। थोड़ी देर की सन्नाटे के बाद डॉयल ने उसे नीचे देखने को कहा। वो बंदा कंफ्यूज हो गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है, पर डॉयल ने बस इतना कहा फेक। गन उसके चेहरे पर एम की और उसके सर में एक रबर बुलेट शूट कर दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। थोड़ा पीछे से डोंग जियू मुस्कुराया और अनाउंस किया कि सॉकडोंग हाई उनका अगला टारगेट था।
बेहोश होने से ठीक पहले अटैकर ने डॉयल से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। डॉयल ने एक लफ्ज में जवाब दिया, पोर्क, और इसके साथ ही सॉक डोंग हाई को मिटाने का मूव शुरू हो गया। 2 महीने बाद एक गर्म दिन पर डॉयल एक पार्क में बैठा था, तभी पार्क जिनवू चलकर उसके पास आया। जिनवू ने डॉयल को ह्यूंग निम बुलाया, पर डॉयल ने उसे रोक दिया और याद दिलाया कि जिनवू तो पहले से 20 साल का है। फिर डॉयल ने पूछा कि वो आखिर उसके स्कूल में ट्रांसफर लेने में कैसे कामयाब हो गया। जिनवू जिद पर अड़ गया कि उसे वहीं रहना है जहां डॉयल हो, और उसे इस बात की परमिशन देने की भीख मांगने लगा। डॉयल ये दिखाता रहा कि वो ह्यूंग निम टाइटल से कितना अनॉय हो चुका था, पर जिनवू ने कहा कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे स्ट्रांग आदमी होता है वो अपने आप ह्यूंग निम बन जाता है। उसने आगे कहा कि मर्द लोग नेचुरली ग्रेट लीडर्स की तरफ खींचे चले जाते हैं, और उसे लगता था कि इलियांग में उसका पुराना बॉस सबसे बड़ी चोटी था। पर उस लीडर को हॉस्पिटल में पिटते हुए देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि इससे भी बड़ा एक पहाड़ यहाँ मौजूद है। डॉयल फिर सोचने लगा कि जिनवू अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। उसने पहले ही उस क्रिकेट ऑफिसर को टेक्स्ट करके पूछा था कि जिनवू बाहर कैसे है। ऑफिसर ने जवाब दिया कि पूरी